नमस्ते प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जाना था श्वसन, उसके प्रकार। अब हम जानेंगे मानव श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन के लिए कौन सी व्यवस्था है और किस प्रकार श्वसन होता है। तो देखिए, मानव श्वसन तंत्र। मनुष्य में श्वसन क्रिया में सहायक अंग सम्मिलित होकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। पहले आप लिखेंगे श्वसन क्या होता है। श्वसन आप जानते हैं, कोशिका भोजन विखंडन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, इसे श्वसन कहते हैं या कोशिकीय श्वसन। अब मनुष्य में जो अंग श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं वो सम्मिलित होकर श्वसन तंत्र बनाते हैं। मानव श्वसन तंत्र के मुख्य भाग निम्न है। अगर पूछे मानव श्वसन तंत्र के भागों के नाम लिखिए या मानव श्वसन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तब आपको उनके नाम लिखने हैं, जैसे नासाद्वार, कंठ, श्वास नली, फुफ्फुस या फेफड़े। ये एक नंबर का प्रश्न आ सकता है। कोई भी तंत्र पूछे, मानव परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र, इनके भागों के नाम पूछे तब आपको उनके नाम ही लिखने केवल। तो मानव श्वसन तंत्र के मुख्य भाग निम्न है। पहला है नासाद्वार। देखो नासाद्वार क्या होता है ये आप जानते होंगे। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। जो आपके नथुने हैं इन्हीं से नासा में स्थित महीन रोम या बाल वायु का निस्पंदन कर देते हैं। देखो हमारे नासा गुहा में क्या होते हैं, बाल होते हैं, छोटे छोटे से महीन रोम होते हैं। यह क्या करते हैं, वायु का निस्पंदन कर देते हैं, यानी उसे स्वच्छ कर देते हैं। अशुद्ध वायु के जो धूल कण है, अशुद्धियाँ हैं, वो इन बालों में या रोमों में ही फंस जाती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। जो हमारी नासा गुहा है इसमें श्लेष्मा की परत होती है, जिससे शरीर में अंदर जाने वाली वायु की धूल तथा अशुद्धियाँ इसमें चिपक जाती हैं तथा शुद्ध वायु ही अंदर प्रवेश करती है। हमारे नासा गुहा में जो श्लेष्मा परत है, इसमें जो अंदर वायु जा रही है उसमें जो धूल होंगी, अशुद्धियाँ होंगी, वो इसमें चिपक जाएंगी और शुद्ध वायु ही अंदर जाएगी। तो इस प्रकार नासा द्वार द्वारा स्वच्छ वायु ही अंदर जाती है। अब देखिए कंठ तथा श्वास नली। नासा द्वार से वायु कहाँ जाएगी, कंठ और श्वास नली में। दूसरा देखिए कंठ तथा श्वास नली। नासा द्वार से होते हुए वायु कंठ में प्रवेश करती है। कंठ श्वास नली द्वारा जुड़ा होता है या श्वास नली से जुड़ा होता है। कंठ में उपास्थि के बल्य उपस्थित होते हैं जो वायु को एक दिशिक बनाते हैं। कंठ में क्या होते हैं, उपास्थि के बल्य। जब हम चित्र देखेंगे तब जानेंगे। जो वायु को एक दिशिक बनाते हैं, यानी वायु के प्रवाह को हमेशा आगे की ओर बढ़ने देते हैं, उसे एक दिशिक बनाते हैं। श्वास नली द्वारा वायु फुफ्फुस में प्रवेश करती है। जो कंठ और श्वास नली दोनों जुड़े हुए हैं। श्वास नली से वायु फुफ्फुस यानी फेफड़े में प्रवेश करती है। अब देखो वायु फुफ्फुस में प्रवेश कर सकी है यानी फेफड़े में। अब फेफड़े में देखिए, फुफ्फुस यानी फेफड़ा। श्वास नली दोनों फेफड़ों में पहुंचकर श्वसनीय नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनी भी कहते हैं। ये श्वसनी और अधिक छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं अंत में गुब्बारे नुमा संरचना में खुलती हैं, जिन्हें कूपिका कहा जाता है। इस कूपिका को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कूपिका गैसों के विनिमय के लिए एक सतह उपलब्ध कराती है। देखो श्वास नली दोनों फेफड़ों में पहुंच रही है, वहाँ से कहेंगे श्वसनी। ये श्वसनी और अधिक छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ रही है, जिन्हें कहेंगे श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाएं अंत में गुब्बारे नुमा संरचना में खुलती हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिका काम क्या है, कूपिका गैसों के विनिमय के लिए एक सतह उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का विनिमय सरलता से हो सके और अधिक। उस क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा विनिमय हो सकेगा। अब फुफ्फुस में श्वसन क्रिया देखिए। फुफ्फुस में यानी फेफड़े में श्वसन किस प्रकार होगा। देखो श्वसन में हम क्या करते हैं, सांस द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये सांस लेना है। अब श्वसन में इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए फुफ्फुस में श्वसन क्रिया, एक है अंत्य श्वसन, दूसरा है निःश्वसन। इसे उच्छ्वसन कहेंगे अंत्य श्वसन को। इसमें वायु अंदर जाएगी। तो देखिए जब हम वायु अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। जैसे ही हम वायु अंदर लेते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्षवाहिका बड़ी हो जाती है या वक्षवाहिका का आयतन बढ़ जाता है और समस्त वायु फुफ्फुस के अंदर चली जाती है। देखो समस्त वायु का मतलब हुआ ब्रह्मांड की या पृथ्वी की जितनी वायु है, लेकिन वो नहीं जाएगी। जितनी हमने सांस ली है उसमें जितनी वायु गई उस वायु की बात कर रहे हैं। और समस्त वायु फुफ्फुस के अंदर चली जाती है तथा विस्तृत कूपिकाओं को भर देती हैं। ये कूपिकाएं फैल जाती हैं। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। कूपिका रुधिर वाहिकाओं का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है।
कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं, जिसमें रुधिर होगा, वो रुधिर इस वायु से ऑक्सीजन लेगा और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, वहाँ इसका उपयोग होगा, वो शोषण हो जाएगा। तो इस प्रकार अंत्य शोषण हुआ। जब अंत्य शोषण पूछे तो अब आपको पूरा लिखना है। जैसे हम वायु अंदर लेते हैं तो पसलें ऊपर उठती हैं, डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे बकचुका बड़ी हो जाती है और वायु अंदर चली जाती है। और यह वायु किसको भर देती है? कूपिकाओं को। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाओं में से जो रुधिर होता है वो इस वायु से ऑक्सीजन लेता है और उसे शरीर से भी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और इस पूरी क्रिया को कहेंगे अंत्य शोषण। अंत्य शोषण पूछे तब आपको यही लिखना है केवल। अब देखिए, ऑक्सीजन अंदर ले ली, भोजन का विघटन हुआ, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अब उसे बाहर निकालेंगे, उसे कहेंगे निःशोषण। अब उसे सांस द्वारा बाहर निकालेंगे। तो देखिए, निःशोषण एक पढ़ा अभी हमने, अंत्य शोषण, अब है निःशोषण। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु रुधिर वाहिकाओं द्वारा फुफ्फुस तक लाई जाती है। देखो, रुधिर अभी ले गया था ऑक्सीजन युक्त वायु को, अब CO2 युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु रुधिर वाहिकाओं द्वारा फुफ्फुस यानी फेफड़े तक लाई जाती है, जिसे निःशोषण द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसे बाहर निकालते हैं। यही क्या है? निःशोषण। आप इसके बारे में और अधिक लिख सकते हैं। देखो, अंत्य शोषण में जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे पसलियाँ ऊपर उठती हैं, डायफ्राम चपटा हो जाता है, इससे बकचुका का आयतन बढ़ जाता है। आप इसकी विपरीत क्रिया ले सकते हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पसलियाँ नीचे की ओर खसकती हैं, डायफ्राम शिथिल हो जाता है, पहली वाली स्थिति में आ जाता है और बकचुका का आयतन कम हो जाता है। अब देखिए, श्वसन वर्णक, यह अलग पॉइंट है, इसे देखें। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। इस श्वसन वर्णक का काम क्या? देखो, जो फेफड़ों की वायु है इसे ऑक्सीजन लेते हैं और उन ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है। और मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। मानव में यह काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। और मानव में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? जो हमारा खून है, रक्त है, उसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन को शरीर सभी भागों तक पहुंचाता है और इसी के कारण खून का रंग लाल होता है। तो इस प्रकार मनुष्य में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ये किसके अंदर संपन्न हुई? विभिन्न भागों के अंदर, जिन्हें कहा श्वसन तंत्र। देखो, अभी हमने जाना है मानव श्वसन तंत्र। इसके कई भाग हैं, जैसे नासाद्वार, कंठ, श्वास नली, फेफड़े। फेफड़े में श्वसन क्रिया हुई, अंत्य शोषण, निःशोषण। इसके बाद एक अलग पॉइंट है श्वसन वर्णक का, इसे भी जाना। तो बच्चों, अभी हमने श्वसन तंत्र जाना है। इसके बाद हम जानेंगे वहन। मानव में वहन यानी मानव में परिवहन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, और पादपों में, उसको आगे जानेंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।